हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुस्टर्स। आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो समझ लो एक बायोलॉजी की सबसे बड़ी इतिहास के बारे में होगी। और ये बायोलॉजी की जो इतिहास लिखी भी जा चुकी है इनके नाम पे, इनके बारे में हम पढ़ाएंगे। यानी कि आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को उस शख्स के बारे में जिन्होंने आसान कर दिया हमारी जनरेशन को स्टडी करने में, जिन्होंने आसान कर दिया हमारी हेरिडिटी को पढ़ने के लिए, जिन्होंने आसान कर दिया इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए, जिन्होंने आसान कर दिया हमारे हर वो कैरेक्टर को जानने में सक्षम बना दिया जो हमारे माता पिता से संतानों में आते हैं। इनकी ही देन थी जिससे हम अपने हर रंग रूप कलर भेद भाव स्वभाव सारे लक्षणों का अध्ययन कर सकें। हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब तो आप समझ गए होंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स का मतलब कौन है। जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कोई नॉर्मल नाम नहीं है बेटा, इनके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में नॉर्मल से पादरी थे। भाई एक पादरी का क्या रोल हो सकता है? वो अपने धर्म के लिए जो प्रचार प्रसार कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, एक मठ में रहते थे, बस वही काम करते थे। इससे ज्यादा इनका नाम कहीं जा भी नहीं पाया था। इनकी जो लाइफ स्पान थी ये कितनी थी? 1822 में ये पैदा हुए, 84 में ये चल बसे। इस दौर तक इनको कोई भी नहीं जान पाया, ना तो इनकी जेनेटिक्स की कहीं चर्चा परिचर्चा हुई, कुछ भी नहीं हो पाया। ये इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्होंने एक इतिहास रच दिया, लेकिन वो तब तक नहीं रच पाए जब तक जिंदा थे। मरने के बाद इनकी सारी हिस्ट्री तैयार हो गई, सब कुछ आ गया, लेकिन वो भी तब आया जब बहुत से साइंटिस्टों ने अपने माथा को खपा लिया, अपने ब्रेन को भून लिया और कोई निष्कर्ष पे वो लोग जब नहीं पहुंचे, थक गए, हार गए, तब इन्होंने एक पेज को ऐसा पढ़ा जिसको पहले ही किसी ने डिस्कवर करके रख दिया था। और वो लोग पागल से हो गए कि ये जो चीज आज हम स्टडी कर रहे हैं ये पहले ही आज के 34 साल पहले, वो लोग जब स्टडी कर रहे थे वो सत्र था 19th सेंचुरी, और इसके 34 साल पहले किसी ने इस पे स्टडी कर लिया था। उन लोगों को बड़ा झटका लगा कि आखिर ये बात क्यों हुई। ये 34 साल पहले अगर चला जाए, भाई 34 साल पहले अगर हम जाएं, इस स्टडी को देखें, तो यहां तक हमको पहुंचने के लिए इसमें माइनस करना होगा। माइनस कर दो, यहां पे कितना आएगा? 6 आ गया। यहां पे कितना बचा? 1 यहां पे दे दो, ये हो गया 10 में से 9, 9 में से 3 गया, कितना आया? 6। यही होना चाहिए। यहां बचा 8 और ये हो गया 1, 1866। अब आप लोग कहोगे कि सर 1866 तो इनका जो ये सत्र था 8 साल तक चला था, लेकिन ये 8वें में 1 साल यही 66 में इनकी कुछ चीजें प्रकाशन में आई थी। यहां से आप 8 साल माइनस करके आओ। 8 साल आप माइनस करेंगे तो 6, 2 इधर, आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, यहां पे हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 1। 1858 आप कह सकते हो यहां से कार्यक्रम चालू इन्होंने किया था। 58 से 65 तक इन्होंने 7 साल के दौर तक काम किया। इस 7 साल के दौर पे इन्होंने काम किया और 1 साल बाद इनकी कुछ चीजें 66 में प्रकाशन में आई। वहां की नॉर्मल सी पत्रिका थी, लेकिन वो भी चर्चा परिचर्चा की बात नहीं बन पाई, रुक गई। क्यों रुकी ये भी हम बताएंगे। हमने पहले ही बोला ये ऑस्ट्रिया के एक ब्रून नामक सिटी में पादरी थे। देख लेंगे, 1 मिनट, ब्रून ही था शायद, या आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएं। हमारी उम्मीद से वही है। चलिए, अब ये क्या था कि 1822 में पैदा हुए, 84 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक्सपेरिमेंट पे लगे हुए थे इस दौर में। ये सक्सेस क्यों हुए उसका भी रीजन हम बताएंगे, और इसके पहले भी बहुत से साइंटिस्ट लगे हुए थे, वो सक्सेस क्यों नहीं हुए उसको भी हम बताएंगे। और आपको ये बताना चाहेंगे कि इनके ऊपर लोगों का फोकस क्यों नहीं गया। ये इतने बड़े एक्सपेरिमेंट कर डाले
लेकिन इनके ऊपर फोकस इसलिए नहीं गया कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जेनेटिक्स पे, उसी दौर में एक साइंटिस्ट और थे, डार्विन एंड डार्विन, यानी कि डार्विन और उनके बेटे डार्विन, ये दोनों लगे हुए थे इवोल्यूशन यानी कि विकास के ऊपर। और विकास दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा वो है क्रिएशन जिसपे लोगों का निगाह डार्विन पे अड़ी हुई थी कि ये क्या कर बैठते हैं, किस जीवों में कैसा विकास होता है, कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में वो बताते जा रहे थे। पूरे विश्व के भ्रमण पे निकले हुए थे। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा बीगल नामक जहाज पे वो पूरे विश्व के भ्रमण पे निकले थे। तो लोगों का निगाह कहीं ना कहीं उनके ऊपर अड़ा रह गया, जिससे इनके बारे में किसी ने फोकस नहीं किया और इनकी जो भी थ्योरीज थी वो दबी की दबी रह गई। हुआ क्या कि जब इनकी थ्योरी दबी रह गई तो 19th सेंचुरी में इस सत्र में एक्सपेरिमेंट के लिए जब दबाव हुआ, क्योंकि इवोल्यूशन का कुछ ऐसा दौर है, म्यूटेशन, जहां पे थ्योरी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक म्यूटेशन का दौर ऐसा आया इवोल्यूशन में, बताने की बात आई म्यूटेशन, तो वो थ्योरी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, रुक गई कि अब कैसे आगे ये बढ़े। तब क्या हुआ कि वहां पे इनके 3 चेले थे, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, सरमैक, ये तीनों क्या थे, लगे हुए थे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को उखाड़ने के लिए 19th सेंचुरी में, और इनकी एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ ही नहीं रही थी। हुआ क्या, उसी दौर में इनको एक पेज मिला जिसपे जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। जब इन्होंने नाम पढ़ा तो उसपे था ग्रेगर जॉन मेंडल। तब इन्होंने क्या किया कि उनकी ही थ्योरी को आगे पढ़ा और उस थ्योरी को आगे पढ़ के इसे रीडिस्कवर कर दिया। क्या किया, रीडिस्कवर कर दिया। और जब ये रीडिस्कवर हुआ तो इसी थ्योरी को नाम दे दिया गया मेंडलिज्म बोला गया। और फिर थ्योरी हुई प्रकाशित मेंडल की। तो मेंडल की थ्योरी में था क्या चर्चा, वह बात करेंगे, था जेनेटिक्स। तो वहां पे पूछा क्या गया कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर आर कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस which deals with the study of heredity and inheritance are called genetics। तो मैटर फंस गया कि what is heredity। तो heredity क्या होता है, those character which carried by parents to offspring are called heredity। तो heredity बता दिया गया, लेकिन heredity वह थी जो पेरेंट्स से बच्चों में जा रही थी कैरेक्टर। भाई वो गोरे थे तो बच्चा गोरा था, क्लियर है, लेकिन यह गोरा क्यों था, समस्या यहां पे अड़ गई। भाई ये पेरेंट्स थे, इन पेरेंट्स की अगर बात की गई तो इनसे हुआ ऑफस्प्रिंग, इनसे हुए ये बच्चे। भाई ये तो थे पेरेंट्स, ये पेरेंट्स हो गए, ये F1 जनरेशन हो गया। चलो यहाँ पे हम समझाते हैं मेंडल की पूरी थ्योरी, एकदम बताए तो ऐसा बताएंगे कि क्लियर हो जाएगा बेटा। यह है F1 जनरेशन। तो हुआ क्या कि ये पेरेंट्स से यहां तक की जो स्टडी थी यही कहलाई हेरिडिटी। लेकिन बात यहां पे ये था कि ये जैसा कैरेक्टर इनका था वैसा यहां पे आया, वो आया क्यों, किससे आया। तो इसी को कहा गया कि जिसके थ्रू ये कैरेक्टर यहां पे आया है उसको बोला गया हेरिडिटरी मटेरियल। ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या निकला, यही था क्या, इसी को बोला गया जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए। तो हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। एंड ऑल ऑफ दीज स्टडी आर कॉल्ड जेनेटिक्स। और इन सब का जो अध्ययन होता है इसी को बोला जाता है जेनेटिक्स। यानी कि माता पिता से जो कैरेक्टर संतानों में जाते हैं उसे बोलते हैं हेरिडिटी, और जो कैरेक्टर माता पिता से संतानों में जिस पदार्थ के थ्रू जाते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। और इन सब का अध्ययन कहलाता है क्या, जेनेटिक्स। और इस जेनेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ मेंडल ही क्यों सक्सेस रहे, बाकी लोग सक्सेस क्यों नहीं रहे, इसका भी कुछ रीजन तो रहा होगा। उसका एक रीजन था, रीजन यह था कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे
वो कभी बहुत बड़ा पौधा ले लेते थे तो कभी बहुत छोटा पौधा ले लेते थे। और वो लोग करते क्या थे कि कैरेक्टर एक के बदले 10-20 कैरेक्टर उठा लेते थे। भाई उठाना एक कैरेक्टर था, उठा लेते थे 10-20 कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर कोई उठाए तो आसानी से स्टडी किया जा सकता है, लेकिन अगर वहीं पे 10-12 कैरेक्टर कोई उठा ले तो अध्ययन करना इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मेंडल निकले चालाक, इन्होंने सब लोगों को पहले स्टडी किया। ये पहले अपने सफलता की तरफ नहीं भागे, ये पहले लोगों की विफलता की तरफ भागे। इन्होंने ये देखा कि लोग आखिर विफल क्यों हो रहे हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि लोग सफलता की तरफ भाग रहे हैं या सफल होने वाले हैं तो वो सफल हो जाएंगे, हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि बाकी साइंटिस्ट अगर फेल हुए तो क्यों हुए। तो इन्होंने ये पाया कि भाई वो बड़े बड़े पौधों को ले रहे थे, कोई उस पौधे पे चढ़ गया, पता लगा उसके फ्लावर को काउंट कर रहा है, उस पे से गिरा और टपक, काम खत्म, थ्योरी उसकी वहीं पे क्लोज हो गई। कोई ऐसा था कि एक बड़ा सा पेड़ लगा दिया और वेट कर रहा है इसकी फली आए फूल आए तो हम एक्सपेरिमेंट करें, तब तक तो वो चल बसा, उसका बेटा हुआ, बेटा भी उसी इंतजार में था कि ये फल लेगा कि नहीं लेगा, वो चल बसा। इस दौरान उसकी जो औलाद आती रही, पता नहीं कौन सा कैसा औलाद निकला कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, वो लोग एक्सपेरिमेंट भूल गए। तो ये थ्योरियां सबकी थी, मतलब ये कहानी है कि सक्सेस नहीं हो पाई। तो मेंडल ने क्या किया, इन्होंने एक पी प्लांट चुना अपने गार्डन में, गार्डन पी प्लांट। इसलिए यहां पे बोला गया कि क्या लिए थे ये, तो इन्होंने लिया गार्डन पी प्लांट। जो गार्डन पी प्लांट था बेटा, उसका नाम था पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम जो साइंटिफिक नेम था इसका, पाइसम सैटिवम गार्डन पी प्लांट था, जो इनके उसी जगह पे जहां पे ये पादरी थे वहीं पे उगा हुआ था, इन्होंने लिया। पी प्लांट बड़ा छोटा होता है। इन्होंने हर सत्र में एक एक स्टडी किया, हर साल एक एक स्टडी करते चले गए। ये नहीं कि एक ही साल में पागलों की तरह सारा स्टडी इन्होंने नहीं किया। ये पहले इसके स्टडी में देखें कैरेक्टर को, इन्होंने 7 कैरेक्टर मटर के पौधे का चुन लिया, इसी 7 पे ये लगे थे। पहला था स्टेम हाइट। भाई ये स्टेम हाइट, पहले इस मटर के पौधे की जो ये स्टेम थी इसकी हाइट इन्होंने देखा। हाइट टाल था, जो टाल था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जो ड्वार्फ था, ये ड्वार्फ जो था ये क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर था। यानी कि इनके अनुसार जो मटर का पौधा था बेटा, ये टाल भी होता है और ड्वार्फ भी होता है। इन्होंने ये बता दिया कि जो टाल होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होते हैं, जबकि जो ड्वार्फ होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले होते हैं। इन्होंने पहला कैरेक्टर सिद्ध कर दिया। बड़े पौधे टाल थे, छोटे पौधे ड्वार्फ थे। जो छोटे थे वो रिसेसिव थे, जो बड़े थे वो टाल थे। और जो टाल थे उनके लिए जो लिखा गया वो कैपिटल टी लिखा गया, जबकि जो ड्वार्फ थे उनके लिए जो ट्रैट लिखा गया वो कैसा था, स्मॉल टी लिखा गया। एक एक करके बारीकी से पढ़ाएंगे बेटा। फिर इन्होंने लिया यहाँ पे फ्लावर के कलर को। अब फ्लावर कलर इन्होंने ले लिया, तो यहाँ फ्लावर कलर जब इन्होंने उठाया तो यहाँ पे ये था फ्लावर, मान लो कुछ इस ढंग से, यहाँ पे ऐसे हम ले लेते हैं फ्लावर कलर, और कुछ यहाँ पे फ्लावर ले लेते हैं। चलो ठीक, यहाँ पे इन्होंने फ्लावर का जो लिया वो कलर लिया। तो फ्लावर की जो कलर थी बेटा वो कैसी थी, एक में थी वायलेट, यहाँ पे थी वायलेट कलर, और एक जगह था कैसा कलर, व्हाइट कलर। जो व्हाइट कलर था इसको इन्होंने बता दिया कि यह रिसेसिव है, और जो वायलेट था इसको इन्होंने बता दिया यह डोमिनेंट कलर। यानी जो पर्पल कलर होता है मटर का वह डोमिनेंट लक्षण का होता है, जबकि यह व्हाइट जो सफेद होता है वह रिसेसिव होता है मटर में। ठीक, इन्होंने तीसरा कैरेक्टर क्या लिया, फ्लावर की पोजीशन इन्होंने ली। जो फ्लावर की पोजीशन थी यह एक एक्सियल थी, एक टर्मिनल थी। एक्सियल का मतलब कुछ इस ढंग से, एक्सिस से, इधर से होते हुए इधर से ऐसे, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल थी वह एकदम एंड पे होती थी, उसको बोला टर्मिनल, और जो इधर होता था उसको एक्सियल। और ऐसे जो प्लांट थे लगभग ज्यादातर फ्लावर लेते थे और टिके रहते थे, ये थोड़ा सा कमजोर माना जाता है।
तो ये एक्सियल हो गया, जो कैसा था, एक्सियल था तो डोमिनेंट था, और रिसेसिव कौन था, टर्मिनल था। देन बात करेंगे पॉड शेप, यानी कि जो छिम्मी थी मटर में, यहाँ पे फ्लावर खत्म हुआ या फ्लावर के बाद यहाँ पे इसी में हम मटर की छिम्मी लगा देते हैं, जिसमें ऐसे 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 दाने पड़े रहते हैं, जिसको हम निकालते हैं और आराम से सब्जी बना के खाते हैं। तो इस पॉड के शेप को इन्होंने देखा, ये जो शेप है ये शेप कैसा था, इनफ्लैटेड था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था, यानी कुछ छिम्मियां आप देखते हो एकदम ऐसे दिखलाई देती हैं, लेकिन वहीं पे आप कुछ छिम्मी देखते हो ऐसे 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 कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी थोड़ी सिकुड़ी हुई दिखलाई देती है। तो जो एकदम फ्रेश दिखलाई देता है उसको बोलते हैं इनफ्लैटेड यानी डोमिनेंट है, जो सिकुड़ा यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है वह रिसेसिव पॉड शेप बोला जाता है, यानी जो छिम्मी आप देखते हो। देन इसके बाद आया सीड, यानी पॉड शेप और पॉड कलर की बात कर ले, तो यहां पे इन्होंने देखा कि पॉड के भी कलर ऐसे थे, ग्रीन था और येलो था। भाई कुछ के कलर क्या थे, ग्रीन थे, और कुछ के येलो कलर थे। जो ग्रीन कलर था बेटा, वह ग्रीन कलर पॉड का कैसा था, वह डोमिनेंट था, लेकिन जो येलो कलर, पीला कलर छिम्मी जिसको बोलते हैं, मटर का जो वे पॉड होता है उसका कलर अगर हरा है तो वह डोमिनेंट है, अगर येलो कलर का ये छिम्मी आपको मिल रहा है मार्केट में तो वह रिसेसिव टाइप का है। देन इसके बाद आया सीड शेप, जो अब इस छिम्मी के अंदर सीड है, इस छिम्मी के अंदर जो सीड है, यह सीड का कलर, अरे शेप कैसा है, तो सीड का जो शेप है कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो जो राउंड होंगे ये डोमिनेंट होंगे, और जो सिकुड़े हुए रिंकल्ड होंगे वह रिसेसिव कैरेक्टर के थे। तो दो टाइप के यहाँ सीड शेप भी मिले, एक राउंड मिला और एक रिंकल टाइप का मिला। देन हम बात करेंगे सीड कलर की। जो सीड कलर है यह येलो भी होता है और ग्रीन भी होता है। यह सीड येलो कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ये येलो कलर निकला तो डोमिनेंट है। सीड में बीज, अगर मटर की बीज अगर येलो कलर की है तो वह डोमिनेंट बोली जाती है, अगर ग्रीन कलर की है तो रिसेसिव बोली जाती है। इस 7 कैरेक्टर के हिसाब से मेंडल ने इन पौधों को चुन लिया। यह तो थे 7 पोस्टुलेट्स या 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट विच सेलेक्टेड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके आधार पे मेंडल ने कुछ अध्ययन कराए। इन्हीं के आधार पे जब मेंडल ने अध्ययन कराया तो यहाँ पे 2 प्रकार के अध्ययन है। भाई ऐसे तो 3 बोले जाते हैं, जैसे फर्स्ट पे है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस। फिर सेकेंड पे है डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर ट्राई टेट्रा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एक समझ ले तो सब क्लियर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है। व्हेन सिंगल कैरेक्टर क्रॉस विथ ईच अदर, या फिर आप ये भी कह सकते हो व्हेन अ ट्रैट ऑफ सिंगल कैरेक्टर क्रॉस विथ ईच अदर आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन अ ट्रैट ऑफ डबल कैरेक्टर आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर आर कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। या फिर आपके दिमाग में ये होना चाहिए जब एक ही लक्षण का एक दूसरे से क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड। जब 2 लक्षणों का एक दूसरे से क्रॉस कराया जाए तो डाइहाइब्रिड। अब आपके माइंड में होगा सर कैसे, तो आपको बता दें बेटा कि ये यहां से यहां तक सिर्फ हम उठा लें तो इतना अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि पॉड के कलर का ही बात हो रहा है, वह ग्रीन है और येलो है, वह सिर्फ और सिर्फ उसकी कलर की बात हो रही है, एक ही कैरेक्टर का बात हो रहा है। एक ही कैरेक्टर में 2 हमको मिल रहा है ट्रैक, एक ग्रीन का और एक येलो का। जैसे हम स्टेम की हाइट ले रहे हैं, मान लो स्टेम की सिर्फ हाइट लिए, HEIGHT हाइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हमने क्रॉस करा दिया, ये मिल गया हमको T एंड T, ये मिल गया T एंड T, देन हमको मिल गया T एंड T, एंड फिर फाइनली मिला T एंड T।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात हो रही है। इस हाइट में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। यहाँ पे बात सिर्फ एक ही कैरेक्टर हाइट की हो रही है। इसके बाद अगर हम बात कर लें सीड कलर की, सीड कलर की, यहाँ पे हम दूसरा कैरेक्टर अगर ऐड कर दें सीड कलर, तो हमारे पास अब जाके हुआ है सेकेंड कैरेक्टर सीड कलर। इसमें हम येलो येलो कर दें और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कर दें। ग्रीन के लिए मान लो हम स्मॉल आर ले रहे हैं, चलो स्मॉल आर स्मॉल आर। अब हमको एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे एक कैरेक्टर ये इसके किसका हो गया, एक इसके बीज के कलर का है और इस पौधे की दूसरी लंबाई की बात हो रही है। एक तो पौधे की हाइट, दूसरे इस पौधे में जो बीज हो रहा है उसके कलर की बात हो रही है। तो जब डाई हाइब्रिड होगा तो दो कैरेक्टर क्रॉस करते हैं, जब मोनो हाइब्रिड होगा तो एक कैरेक्टर क्रॉस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेंडल की जो बेसिक थ्योरी थी इतनी समझ में आई। अब इसमें हम बहुत सी चीजें आप लोगों को वन बाय वन बताएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो। चलिए लाइक दबा के जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।